सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में हम यार क्लास 10 सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्टिव में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा रहे होंगे। तो चलो यार टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, उदारवाद शब्द लातिन शब्द के मूल शब्द लीबर पर आधारित है जिसका अर्थ होता है आजाद। माने कि ये जो उदारवाद शब्द है वो लातिन के लीबर शब्द से उत्पन्न हुआ है। इनका माने क्या होता है, तो इनका माने होता है आजाद। और नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। मतलब जो मिडिल वर्ग में आते थे वो लोग मानते थे कि उदारवाद का मतलब होता है सबों के लिए आज़ादी हो और सबको जो है समान रूप से बराबरी का हिस्सा मिले। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। मतलब उदारवाद एक ऐसा सरकार पर जोर देता था जो सबकी सहमति पर होना चाहिए, चाहे वो मध्य वर्ग का हो या फिर उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो। आगे, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति और संविधान संसदीय प्रतिनिधि पर आधारित था। देखो, आपको पता होना चाहिए इनमें से निरंकुश शासक क्या होता है। निरंकुश माने होता है जिसकी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश ना हो। मतलब बोले तो सर्वे सर्वा राजा ही है। और दूसरी बात, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पादरी वर्ग जो होता है इनमें से जो एस्टेट है वो 3 भागों में डिवाइडेड था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और एक जनसाधारण वर्ग, जिनमें से पादरी वर्ग को विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्ति था। ये जो है टैक्सेस वगैरह लोगों से वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दिया है 2 में, गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर माने होता है औपनिवेशिक शासन। माने जिस टाइम अंग्रेजों का शासनकाल था तो उस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देशों में लाया जाता था। मतलब कोई दूसरे देश से लाया जाता था या ले जाया जाता था, उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसे एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। बात को समझना कि सबसे पहले जब मजदूरों को औपनिवेशिक काल में ले जाया जाता था तो उनको एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, और ये एग्रीमेंट के तहत ले जाने वाले मजदूर को ही बोला गया गिरमिटिया मजदूर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। मतलब ये देखो, ये पता होगा, रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव ने, और इनके तहत जो है वो लोगों को मतलब 2 साल तक बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ माने वही चीज़, इकट्ठा रह करके नहीं रह सकता है। और जलियांवाला बाग जो है वो जगह का नाम है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन क्या हुआ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया था। अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया। मतलब ये जो है वो उनके खिलाफ था, जनरल डायर के खिलाफ था, अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। अब चूंकि वहां के लोग जो है इकट्ठा होने का 2 रीजन था। पहला चीज तो वहां पे मेला लगा था। दूसरी बात यह है कि जो रॉलेट एक्ट लागू किया था उनके विरोध में भी बहुत सारे लोग वहां पे एकत्रित हुए थे। आगे देखो, दिया है कि जनरल डायर ने बाग को चारों ओर से घेर लिया और सैनिकों द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। मतलब डायरेक्टली वहां पे एक ही गेट था वहां से निकलने का, तो चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया और जो है वहां पे गोली चला दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। आगे पॉइंट दिया है, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित की और आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मानित किया गया। इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्हें असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। इसके द्रव्यमान ही क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चलाया था। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था, तो महात्मा गांधी कर रहे थे। अगला देखो, अगला दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे पूरे भारत में रोष की लहर फूट पड़ी। मतलब अगर बोला जाए तो एक मासूमों को वहां पे मारा गया था, जिसमें कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लिया गया था। अगला देखो, आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आगे में दिया है ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या होता है, तो ये ब्रिटेन वुड्स समझौता युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के फ्रेमवर्क का समझौता है जो जुलाई 1944 में हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर। तो इनको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। आगे है, संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ था। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का
मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक अस्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। देखो, ब्रिटेन वुड्स समझौता किया गया, इनके तहत मेनली जो है दो चीज़ों पर फोकस किया जा रहा था। पहला चीज़ है आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक स्थिरता माने कहने का मतलब सभी को रोजगार का साधन मिले, और इनके अलावा क्या हो, पूर्ण रोजगार मिले, मतलब परमानेंट आदमी को वर्क मिले। आगे है कि सदस्य देशों के विदेश व्यापार से लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया। यहाँ पे देखो कि मान के चलो कि वैश्विक व्यापार या निर्यात वगैरह होता है तो उनमें घाटा हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तहत क्या किया जा सकता है, उस घाटे की पूर्ति किया जा सकता है। आगे युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक का गठन किया गया। मतलब अगर पैसे की कमी होगी तो उनके लिए भी दो संस्था का गठन किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और दूसरा है विश्व बैंक का गठन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कैसे मदद की। देखो, इनमें याद रखना कि सबसे पहले जो मुद्रण संस्कृति का शुरुआती फेज था वो चीन से शुरू हुआ, जो मार्को पोलो नामक व्यक्ति ने किया था, और भारत में किस तरीके से ये फैला, और यहाँ पे जो राष्ट्रवाद है मतलब देश के प्रति जो है प्रेम की भावना किस तरीके से लोगों में विकसित हुआ उसके बारे में है। तो पहला पॉइंट देखो, इसमें दिया है कि अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। मतलब जो ब्रिटिश काल में जो थे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेखक थे, ब्रिटिश लेखक, उन्होंने अपना पुस्तक की रचना किया जिसके कारण लोगों में राष्ट्रीय भावना की जो प्रेम भावना है वो जागृत हुई। अगला है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, ने लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार किया। फिर पता होगा वंदे मातरम भी इन्होंने लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कोने कोने में गूंजने लगा। अगला है भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। कहीं ना कहीं जितने भी तरह का जो भी रूढ़िवाद वगैरह ले लो या नहीं तो आपराधिक चीजें हो रहा था उनको भी दिखाया जा रहा था पेपरों में। तो अमृत बाजार पत्रिका, केसरी हो गया, मराठा हो गया, हिंदू और बॉम्बे समाचार पत्रों में छपने वाले लेख राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत होते थे। मतलब उन पेपरों में भी, उन अखबारों में भी किस तरीके से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो इनके बारे में वहाँ पे छपा होता था। आगे है भारतीय देसी भाषाओं में छपी सामग्री से भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है लोगों को सामाजिक, आधुनिक वित्तीय के तौर पर और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी उनका जो माइंडसेट है वो डेवलप किया और चेंज किया। अगला है मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजी प्रशासन की शोषणपूर्ण गलत नीतियों और उनके दावों को उजागर करने में सहायक मिला। मतलब पहले जो अंग्रेजों के काल में जो शोषण वगैरह हो रहा था उनके बारे में बताया गया, जिससे लोग जो है वो जागरूक हुए और वो लोग भी रोड पर आंदोलन करने के लिए उतर पड़े। अगला पॉइंट है मुद्रण संस्कृति ने भारत के कोने में रह रहे लोगों से संबंधित खबरों को दूसरे क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक पहुंचाया और सर्व भारत की पहचान को विकसित किया। मतलब कहीं पे भी अगर कोई दंगा फसाद होता था तो वो एक जगह से सूचना को दूसरी जगह भी पहुंचाया जाता था ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आंदोलन सही तरीके से किया जाए। आगे है प्रेस के माध्यम से, आपको पता होगा प्रेस यानी कि मीडियम के माध्यम से क्या किया गया, राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। मतलब अब लोगों तक जो सूचना पहुंचाने का जो जरिया है वो और ज़्यादा आसान हो गया प्रेस के कारण। यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावना का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रसार हुआ और जनसाधारण में जागृति करने में मदद की। मतलब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किए। तो एक चीज में ये भी याद रखना कि ये जो था ये क्वेश्चन ना, इनमें जो है ना इनके लिए जो है गुमास्ता का नियुक्त किया गया है। गुमास्ता जो है नियंत्रित करता था, मतलब देखता था कि बुनकर जो लोग होते थे उनको नियंत्रित करता था कि किसको व्यापार कर रहा है और कितने में वो दे रहा है, कमीशन वगैरह तो नहीं काट रहा है। इसमें देखो पहला पॉइंट दिया है कि निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका सराहनीय थी। मतलब अगर हम बोले कि निर्यात व्यापार में आयात और निर्यात में क्या फ़र्क होता है कि जब हम कोई चीज़ दूसरे देश से लाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं और अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। तो निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका सराहनीय थी। और आपको पता होगा इनके बाद क्या हुआ कि सूरत में जब बंदरगाह का स्थापना हुआ था, कब, 1854 में, या फिर कह लो बम्बई में पहली सूती मिल स्थापित हुई। तो उनके बाद क्या हुआ, वहाँ के लोग भी दिवालिया होने लगे थे, यहाँ तक कि बैंकर सहित।
अगला देखो, अगला पॉइंट दिया है कि कंपनी ने बुनकरों से माल तैयार करवाने और बुनकरों को माल उपलब्ध कराने, कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया और इसी को बोला जाता था गुमास्ता। गुमास्ता का काम क्या था? पहला चीज़ है बुनकरों को कच्चा माल देगा, दूसरी बात है कपड़ों की गुणवत्ता जांच करेगा और उसके लिए क्या करेगा, उनके लिए उनको पैसा भी देगा ये काम करने के लिए। अगला पॉइंट है कि कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने लगी। मतलब अगर तुमको कच्चा माल खरीदना है तो कंपनी पहले से ही पैसे देगी ताकि वो लोग आसानी से खरीद पाए। अगला पॉइंट है कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इनके लिए उन्हें पेशगी रकम दी गई। मतलब अगर कोई दूसरे लोगों को, दूसरे बंदे को सेल करता है तो उनको रोक दिया गया और उनके लिए भी उन्हें मतलब पेशगी रकम दी जाने लगी। आगे है महीन कपड़े की मांग बढ़ने के साथ बुनकरों को अधिक कर्ज दिया जाने लगा। ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार कर लेते थे। मतलब कई बार ऐसा थे, अब चूंकि अब कहीं से कमीशन अगर ज़्यादा मिले तो आदमी स्वतः काम करेगा ही करेगा। तो इनके लिए क्या किया, जब ज़्यादा मात्रा में मुनाफा हो रहा था तो लोग उसको स्वीकार भी करने लगे। आगे है भारत में बड़े कपड़े को हासिल करने के लिए कंपनी ने अपने अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों जैसे कि फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालियों को प्रतियोगिता से बाहर करने की नीति अपनाई। मतलब देखो, अब आदमी में अगर कंपटीशन नहीं होगा तो बताओ वो सही तरीके से वो सेल हो पाएगा क्या? मतलब सही तरीके से मार्केट में नहीं जाएगा। अब चूंकि अगर मान के चलो यूरोपीय कंपनियों की जो माल है, मतलब जो कपड़ा है वो क्या होगा, निम्न गुणवत्ता की होगा और ई लोगों का जो है फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली का अधिक होगा, तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश लोगों का, यूरोपीय लोगों का माल टिक नहीं पाएगा बाजार में। इसलिए क्या किया, उनको जो है प्रतियोगिता से ही निकाल दिया गया। अगला है कंपनी ने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधन और नियंत्रण की एक अन्य नीति अपनाई ताकि जो है लोग उन पर रेस्ट्रिक्शन वगैरह ना लगा सके। अगला पॉइंट देखो दिया है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि। देखो इनमें जो है ना मतलब इसमें जो है सारे क्वेश्चन मिला दिया गया है, सभी सब्जेक्ट का है। कुछ मॉडल पेपर से भी लिया गया और कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो इनको जो है बढ़िया से देख लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। देखो इसमें दिया बहुउद्देशीय परियोजना। अच्छा, सबसे पहली बात की बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, तो ये परियोजना जो बहुत सारी, बहु माने क्या होता है, बहुउद्देश्य, बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो परियोजना चलाई जाती है उसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे हीराकुंड बांध हो गया, भाखड़ा नांगल बांध हो गया। तो इनका लाभ क्या था? पहला चीज़ है कि इस प्रकार की योजनाएं बाढ़ जैसी भयानक खतरे को रोकने में सहायक थी। अब समझ लो ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा तो बांध में क्या होगा, वो पानी रुक जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, जिससे बाढ़ नहीं आएगा। दूसरी बात है, अब ज़्यादा मात्रा में जल एकत्र होगा तो जल के बहाव से जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा। इस बांधों ने क्या किया, भूख और अकाल से लोगों को बचाया। भूख और अकाल से कैसे, पर्यटन का साधन बन गया लोगों के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करने लगे, रोजगार वगैरह कमाने लगे। अगला है इनका जल घरेलू कामकाज और तथा उद्योग के लिए उपयोग में आने लगा। मतलब बहुत सारे इलाके में जहाँ पानी की कमी थी वो लोग यूज़ करने लगा और उनके साथ साथ उद्योग धंधे में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। आगे है साधारणतः इन योजनाओं के समीप क्षेत्र में लोग अपने मनोरंजन के लिए जाते थे। मनोरंजन माने पर्यटन के लिए जाते थे, तो उनके लिए वहाँ पे जो स्थापित करेगा दुकान वगैरह तो उनको तो प्रॉफिट होगा ही होगा। आगे यह योजना जो है मछली पालन और नौकायान के लिए उपयोग में लाई गई, तो इससे लोगों को प्रॉफिट हुआ। पहली चीज़ तो मछली भी उत्पादन करने लगा और यहाँ तक कि नौका चालन माने कि लोग नाव पर भी क्या करने लगा, इंजॉयमेंट करने लगे। आगे देखो जिस तरीके से इनका लाभ है उसी तरीके से कुछ हानि भी है। पहला है, वैसे तो पता होगा कि ये जो है बांध जो है बहुत सारा आसपास का इलाका अपने जलाशयों और विभिन्न निर्माण कार्यों पर घेर लेता है, उन्हें सदा के लिए बेकार बना देता है। मतलब जितने भी एरिया में बांध बनता है उस पूरे एरिया का जो ज़मीन है सब इसी बांध में समा जाता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें बेघर भी होना पड़ता है, मतलब विस्थापन करना पड़ता है, चाहे वो जन्म स्थान हो या कहीं भी उसका निवास स्थान ही छोड़ना पड़ता है। आगे है नदी पर बांध बनाने से नदी जल प्रवाह बाधित होते हैं। अब अगर नदी पर बांध वगैरह बनाया जाता है तो इससे नदी का प्रवाह जो है, पानी जो बहता है वो भी रुक जाता है, रुकावट आता है, सही तरीके से नदी में भी पानी फ्लो नहीं कर पाता है। आगे है बाढ़ से नदी शाखाएं बढ़ जाती है और जो जल में रहने वाली वनस्पति को हस्तांतरित करता है। बहुत सारे ऐसी भी है ना कि जल जो है वो अलग अलग शाखाएं में बढ़ जाती है, मतलब जो नदी है वो अलग अलग, जैसे मान के चलो ये सीधा बह रहा था, बांध बीच में आया तो इधर इधर बढ़ गया, जिससे क्या होगा, वनस्पति भी विभाजित हो जाता है।
आगे है बाढ़ निर्मित मैदान में बने जल भंडारों में वनस्पति डूब जाती है और मृदा विघटित हो जाती है। मतलब जितनी भी सारी उपजाऊ मिट्टी है सब समा जाती है। दूसरी बात यह है कि जो वनस्पति वगैरह है वो भी माने जंगल झाड़ी भी कटने की स्थिति आ जाती है। आगे है इन परियोजना के कारण लोगों का कहना है कि भूकंप आने वाले, विदेशी आक्रमण या किसी आतंकवादी की शरारत से कभी बांध टूट जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, हम क्या कर रहे हैं, बांध रोकने के लिए बनाए हैं, लेकिन कई बार इतने बड़ी मात्रा में पानी होती है, अगर वो फूट जाता है तो बांध या बाढ़ का ही कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, खनिज क्या है और इनके आर्थिक महत्व क्या है। तो पहली बात, खनिज प्राकृतिक रूप से अगर सीधा सीधी बोले तो प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें पाया जाता है हम सबको खनिज बोलते हैं। तो खनिज प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक है। इनमें संगठन और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। यह सेलों और अयस्कों के अवयव हैं और इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में हो रही है, विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के दौरान हुई है। मतलब बहुत सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया हुआ जिनके दौरान ये खनिजों का निर्माण हुआ। इनका महत्व क्या है, तो पहली चीज़ ये है कि विशेष, क्योंकि मानव की प्रगति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम जो भी चीज़ यूज करते हैं, जैसे लोह अयस्क हो गया या सोना चांदी ले लो, ये सारा चीज़ क्या है, खनिज ही है। तो ये मनुष्य को जो प्रगति करने में योगदान करता है। दूसरी बात यह है कि औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा, जिससे आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालने लगा। जितना भी उद्योग धंधा ले लो, बड़ी बड़ी मशीनें बनाया जाता है, किसकी मदद से, सब खनिजों की मदद से। तो इनसे जो है उनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि देश भी प्रगति के मार्ग पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो इसको याद रखना, पहला नंबर झारखंड हो गया। झारखंड में लौह अयस्क में विशेषकर हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उड़ीसा और गोवा। आगे है कि भारत के 4 महत्वपूर्ण मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य कौन कौन है। तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया है उद्योगों को, देखो उद्योग को अगर बोलेगा ये कृषि आधारित और खनिज आधारित में अंतर बताओ तो क्या करना है। पहला चीज देखो, उद्योग को क्या किया, कच्चे माल पर 2 भागों में बांटा गया। पहला है कृषि आधारित, दूसरा खनिज आधारित। कृषि आधारित माने जो कृषि से आधारित उद्योग होता है उसको कृषि आधारित बोलते हैं, और जो खनिज से आधारित होता है उसको खनिज उद्योग बोलते हैं। तो इसमें देखो कृषि आधारित में क्या हो जाएगा, कृषि आधारित में जैसे सूती वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, पटसन रेशम वस्त्र हो गया, रबड़, चीनी, चाय। मतलब सीधा सीधी बोल लो, जो कृषि पर डिपेंडेंट होगा उसको कृषि आधारित उद्योग बोलेंगे, और जो खनिज आधारित होगा वो खनिज पर डिपेंडेंट होगा, जैसे लोह इस्पात उद्योग, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन है मृदा के प्रकार। देखो अगर देगा भारत में मृदा के प्रकार का वर्णन करें तो विशेषकर ये 5 मृदाएं पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी, जो रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो इनमें एक एक करके 2-3 पॉइंट बना करके लिखना। जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा जो है दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इनमें से भी पता होगा, एक होता है खादर और बांगर। जो खादर नई जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर बोलते हैं। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है और प्रकृति से यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। और उत्तरी भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, वह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई गई। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से 3 मुख्य नदी द्वारा लाया जाता है, कौन, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम के आधे भाग में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर हम बोले कृषि के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोगी होता है ना, वो यही होता है जलोढ़ मृदा। इनमें जो होता है ना, विशेषकर जो फसल है काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदावार उत्पन्न करती है। आगे देखो काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होता है, इनमें एक विशेष प्रकार की ये है विशेषता पाई जाती है कि ये नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी और रेगन मिट्टी भी बोला जाता है। कपास की, यहाँ पे देखो काली मृदा में विशेषकर जो है ना वो इसी कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसको कपास की मिट्टी को कपास की मिट्टी भी बोला गया। आगे है कि काली मिट्टी जो है कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। लावा प्रदेश जहाँ पर अधिक मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो इस प्रकार इस मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर आदि भाग में आते हैं। तो ये मृदा मुख्य रूप से इन राज्यों में पाए जाते हैं। आगे है लाल मिट्टी। तो यह मिट्टी जो है चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिणी भारत में मिलती है। लाल मिट्टी के क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में, मद्रास में, आंध्र प्रदेश में, मैसूर में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्रों में और पश्चिमी बंगाल तक ये विशेषकर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
अगला देखो, अगला मिट्टी है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा ये जो है मृदा है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पूर्व की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलते हैं। इन मिट्टियों को पश्चिमी बंगाल से असम तक ले जाया जाता है, विशेषकर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये कहाँ तक जाता है, पश्चिम बंगाल से असम तक जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अगला है रेगिस्तानी मिट्टी। तो रेगिस्तानी एरिया में ये मृदा जो है राजस्थान के थार में, और पता होगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान है। और पंजाब के दक्षिणी भाग में और राजस्थान के अन्य कुछ भागों में मिलती है। अकेला थार मरुस्थल की देखो 1 लाख जो है 3600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला है ये मिट्टी। आगे क्वेश्चन देखो दिया है, नारीवादी क्या है। नारीवादी किसको बोलते हैं, तो नारीवादी बोलते हैं कि समाज के वे लोग जो चाहता है कि महिलाओं और पुरुषों को समाज में समान बराबरी का हिस्सा मिले, तो उसको हम बोलेंगे नारीवादी। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, तो सांप्रदायिकता माने होता है अपने धर्म को दूसरे धर्म से जोड़ना या फिर श्रेष्ठ मानना। जैसे मान के चलो बेल्जियम में पढ़ा होगा कि बेल्जियम में जो है सिंहली लोग जो है वो अपने आप को बड़ा मान रहे थे और तमिल लोगों को दरकिनार कर रहे थे, तो ये एक सांप्रदायिकता हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, धर्मनिरपेक्षता राज्य से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष, इसी को धर्मनिरपेक्ष, इसी को पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। तो वैसा राज्य जिनमें सभी धर्मों का समान महत्व है, जैसे ले लो भारत। भारत कैसा एक राज्य है या देश है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है, उसे धर्मनिरपेक्षता राज्य कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, ये पूरी छूट है। अगला क्वेश्चन है, जातिवादी किसे कहते हैं, तो समाज में जाति के आधार पर उच्च जाति और नीच जाति के बीच उत्पन्न सामाजिक तनाव एवं भेदभावपूर्ण रवैया जो है जातिवाद कहलाता है। मतलब कोई अगर मान ले कि हम लोग जो है उच्च जाति के हैं और दूसरे जाति मान ले कि हम लोग नीच जाति के हैं, तो उनको हम बोलेंगे ये जातिवादी है। आगे क्वेश्चन देखो, लोकतंत्र के सामने क्या चुनौती है। लोकतंत्र के सामने बोले या लोकतांत्रिक देश के सामने बोलेगा क्या चुनौती है, तो यही चुनौती लिखना है। पहला है निरक्षरता, माने कि अशिक्षित जनता जो है कभी कभी क्या होता है कि एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता। अगर शिक्षित रहेगा तो उनके बारे में जानकार रहेगा तो सही तरीके से क्या करेगा, वो लोगों को पाठ पढ़ा सकता है, ज्ञान दे सकता है। यह समस्या देश के साथ आज़ादी के समय से ही शुरू है। दूसरी नंबर हो गया गरीबी। गरीबी भी बहुत बड़ी समस्या है कि बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी और गरीबी की खाई कम हो। मतलब लोगों में जो है अमीर और गरीब की जो खाई है वो कम हो, लोग जो है सब बराबर हो जाए। आगे है सांप्रदायिकता। जैसा कि बताया, सांप्रदायिकता एक धर्म को, मतलब अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना। तो सांप्रदायिकता एक ऐसी बाधा है जिनके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने हितों को साधने के लिए लोकतंत्र की परवाह नहीं करते हैं और धार्मिक समुदाय के रूप में बढ़ जाते हैं। अगला है जातिवाद। जातिवाद क्या होता है, वही अनादिकाल से भारत में जातिगत व्यवस्था रही है। जातिगत कारण वो समाज के लोग क्या करने रहे, कुछ लोग मानते हैं कि हम लोग जो हैं अमीर हैं, कुछ लोग मानते हैं गरीब है, जिसके कारण ये समाज है वो बटा हुआ है, सही तरीके से सख्त नहीं हो पा रहा है। आगे है देखो, इसमें दिया है कि इसके अलावा भी बहुत सारा है कि लोकतंत्र के समक्ष निरक्षरता हो गया, गरीबी, महिलाओं से भेदभाव, कट्टरता, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि को खत्म करने की चुनौतियां हैं। गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, कम साक्षरता दर, अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी हो गया, भारत के अधिकांश हिस्सों में व्याप्त है, जो राष्ट्रीय प्रगति में बाधा है। और भारतीय समाज में जाति और लैंगिक भेदभाव जारी है, जिससे उन्नति और विकास धीमा हो रहा है। मतलब विकास की प्रक्रिया जो है वो भारत में धीमा है। अगला देखो, ये है बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है। तो बहुदलीय व्यवस्था माने क्या होता है, जिस देश में बहुत सारे दलों की व्यवस्था हो उसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो जब किसी देश में अनेक दल सत्ता प्राप्ति की होड़ में हो और दो दलों से अधिक दल अपने दम पर या दूसरे दलों से गठबंधन कर सत्ता में आने का अवसर तलाशता है, तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखना है, भारत जो है हमारा बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे अगर बोलेगा भारत में कितने प्रकार के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो कुल 7 प्रकार के राजनीतिक दल हैं, जिनमें से एक को हटा दिया है तो कुल जो है वो 6 ही हो जाएगा। और आगे है द्विदलीय व्यवस्था। क्या होता है द्विदलीय व्यवस्था, जहाँ पे 2 दलों का शासन हो, जैसे क्या होगा अमेरिका हो गया, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है एक दलीय व्यवस्था। नाम से पता चल रहा है एक दलीय माने जहाँ पे एक दल का व्यवस्था उसको एक दलीय बोलते हैं। तो कई देशों में एक ही दल को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, अर्थात केवल एक ही दल सरकार बना सकती है और देश को चला सकती है, इसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है, जैसे कि हो गया चीन।
आगे देखो दिया है राजनीतिक दल को कैसे सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानो राजनीतिक दल के बारे में कुछ बता देते हैं क्या होता है। राजनीतिक दल वैसा दल होता है जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार को बनाने का ही मुख्य उद्देश्य होता है, और इनके सामने बहुत सारा कुछ चुनौती वगैरह आता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला चीज़ यह है कि दल बदल की राजनीति को रोककर। दल बदल राजनीति क्या होता है, कई बार ऐसा देखते हैं ना कि कोई जो है मान के चलो भाजपा पार्टी से है, तो वो जो है अगले चुनाव में वो जीतने के लिए क्या करेगा, वो कांग्रेस पार्टी को अपना लेगा। तो इनको हम बोलते हैं दल बदल। दूसरी बात यह है कि उम्मीदवारों को अपनी चल अचल संपत्ति का सही सही ब्यौरा देने का, मतलब किसी के पास ज़्यादा धन होता है तो किसी पास कम होता है, तो बाहुबल का यूज करता है लोग, तो उनको भी देखा जाता है। तीसरी बात यह है कि राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों और नीतियों को जनता जानकारी देना, मतलब अगर हम जो कार्यक्रम वगैरह बनाएगा राजनीतिक दल, उनको जनता तक उनको जानने का अधिकार है उनको देना, ताकि जो है वो सही तरीके से पहले से ही उनका आलोचना किया जाए और इसके बाद वो उसको सुधारा जाए। अगला है चुनाव में आए खर्च का ब्यौरा देना, मतलब कितना ज़्यादा मात्रा में किसी चुनाव में खर्च हुआ उनका भी ब्यौरा देना। आगे है राजनीतिक छवि के व्यक्ति को राजनीति में लिया जाए, मतलब जो राजनीतिक तौर पर है उसमें सम्मिलित है उसी को ही लिया जाए, जिसको राजनीति का ज्ञान नहीं है उसको राजनीतिक दल में नहीं ऐड किया जाए। आगे है आंदोलन और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाया जाए। अब जब दबाव बनेगा तो बेहतर राजनीति का विकसित होगा, जैसे सरकार भी सही बन पाएगा। अगला है राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव होना। आगे देखो दिया है राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौती वगैरह क्या है, ऊपर जो देखे वो चुनौती हम बोल सकते हैं, इनके अलावा भी कुछ है। देखो पार्टियों के भीतर बढ़ती असंतोष, मतलब आजकल लोग जो है ना संतोष ही नहीं है, संतुष्टि 1% नहीं है। मतलब कोई पार्टी जीत गया तो भी उसको सही लग रहा है, और हार गया तो उनको जो है वो गलत लगने लगा। तो ये चीज़ जो है सहमति नहीं हो पाता है इन दोनों पार्टी में। कोई बोलता है कि नहीं हम ये पार्टी का, हमारी पार्टी ऊपर है तो हमारी नीचे है, तो ये देखने को मिलता है। दूसरी बात है ये है कि आपराधिक छली वाले या बाहुबलियों का राजनीतिक दल में बढ़ता प्रभाव, मतलब कुछ लोग अपने पैसे के दल पर या अपने पावर के दल पर क्या करता है कि कोई अगर छोटा दल खड़ा हो रहा है तो उनको जो है हटा दिया जाता है, उसकी सत्ता को ही भंग कर दिया जाता है। अगला है राजनीतिक दलों में वंशवाद का बढ़ता प्रभाव। वंशवाद बने कि जैसे किसी भी वंश का राजा बनते आ रहा है या कुछ भी सरकार बनते आ रहा है तो वही उसी वंश का अगला राजा वही बनेगा, तो ये चीज़ हटना चाहिए। आगे है राजनीतिक दल में धनियों का बढ़ता प्रभाव, मतलब राजनीतिक दल में विशेषकर देखा जा रहा है जो ज़्यादा मात्रा में धनी है वो लोग क्या कर रहा है, अपना प्रभाव डाल रहा है और राजनीतिक दल में धीरे धीरे उतर रहा है। राजनीतिक दलों में और समय समय पर नेताओं के द्वारा पार्टियों को बदलने की नीतियाँ। अब देखो यहीं पे देख लो, नीतीश कुमार बिहार में समय समय पर ही क्या हर टाइम क्या करता है कि हर बार जीतने के लिए क्या करेगा, राजनीतिक दल को बदल लेगा। तो ये चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। आगे देखो अगला दिया है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं या किन्हीं 4 रूप क्या क्या हैं। 4 रूपे हैं, इसको याद रखना। पहला चीज़ ये है कि सरकार के बीच विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। पता होगा सरकार के कितने अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनको इन जो बंटवारा ऐसे होता है तो इनको हम बोलते हैं क्या, इसको क्षैतिज बंटवारा बोलते हैं। ये कहाँ पे है, विशेषकर भारत में है। और इनके जो है काम क्या, विधायिका का काम होता है कानून बनाना या शासन करना, इसमें संसद वगैरह शामिल हो गया। कार्यपालिका का काम क्या हो गया, कार्यपालिका काम क्या होता है कि कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है, अगर कोई गलती होता है, मतलब अगर बंटवारा वगैरह हो गया, किसी कारण से कुछ हो गया, तो उनको न्याय दिलाने का काम कौन करेगा, तो न्यायपालिका। दूसरा है विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। अब सत्ता का विभाजन भी कर दिया गया। देखो इसमें क्या किया, जैसे पता होगा 3 स्तर की सरकारें हैं भारत में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्रीय सरकार, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार और निचले स्तर पर स्थानीय सरकार का विभाजन जो है सभी स्तरों को गठित सरकारों के बीच कर दिया। भारत में भी 2 स्तरों की सरकारों के गठन की व्यवस्था की गई, केंद्र और राज्य सरकार। संविधान के द्वारा दोनों सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। और इनमें से भी देखो 3 सूचियों में विभाजित किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो हो गया जिन पर अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होता है, और राज्य सूची क्या होगा, जिस पर राज्य का अधिकार होता है। समवर्ती सूची माने होता है जिन पर दोनों का अधिकार होता है, उसको समवर्ती सूची बोलेंगे।
आगे है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। तो किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक मतलब ये शासन व्यवस्था ले लो, किसी भी देश में कोई एक कोई भी देश में कोई भी एक समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, अलग अलग धर्म के वहाँ पे देखते हैं, जातिगत हो चाहे धर्म पर आधारित हो, जाति पर या भाषा के आधार पर उन्हें दो वर्गों में बांटा गया। पहला है बहुसंख्यक और दूसरा है अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या अधिक मात्रा में है। सत्ता का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय दोनों सत्ता में भागीदार रह सके। बेल्जियम की सामुदायिक सरकारी व्यवस्था पर एक उत्तम उदाहरण है। इनमें से याद रखना, बहुसंख्यक माने होता है जिनकी संख्या अधिक हो और अल्पसंख्यक माने होता है जिनकी संख्या कम हो। अगला है कि गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन। गैर सरकारी संस्थाएं क्या हो गए? जिसमें सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयत्नशील रहती है और किसी भी देश में राजनीतिक दल, हित समूह और संघ और संगठन भी अपने प्रभाव से सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर लेते हैं। अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है और सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? साक्षरता दर क्या होता है? तो 7 वर्ष से और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता संख्या का अनुपात को साक्षरता दर बोलते हैं। और निबल उपस्थिति अनुसार जो है 6 से 10 वर्ष की आयु के लिए स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों को उसे आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत में किया गया, उसको प्रतिशत अनुपात, उपस्थिति अनुपात बोलते हैं। और ये जो है भारत सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय तरीका है जिनका उपयोग किसी देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास को मापने में किया जाता है। मतलब एक ऐसा तरीका है जिनकी मदद से लोग किस तरीके से रह रहे हैं और उनका आर्थिक विकास मतलब पैसा वगैरह उनके पास कितना है, स्वास्थ्य वगैरह कैसा है, शिक्षा वगैरह किस तरीके, जीवन की स्थिति कैसी है, ये सब जो है पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया है कंटेनरों से क्या लाभ हो रहा है? तो कंटेनर से क्या होता है कि जहां ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और वहीं माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। कंटेनर से ज़्यादा मात्रा में सामान वगैरह को ले जाया जाने लगा। अगला देखो, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है पहला नंबर में? तो विश्व व्यापार, जिसको WTO भी बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है। याद रखना, जो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। दूसरी बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के सम्मान से रूप में विकास में मदद करता है, मतलब व्यापार में भी बढ़ोतरी करता है। अगला क्वेश्चन है साख से आप क्या समझते हो? तो साख माने क्या होता है? साख एक ऐसा समझौता है जिनके तहत ऋणदाता जो है उधारकर्ताओं को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है जिसे भविष्य में उनका भुगतान कर देगा। मतलब वो पैसे किसी ने मतलब एक दस्तावेज के रूप में लिया और बोला कि भविष्य में जो है इनमें ब्याज को ऐड करके आपको पैसे दिया जाएगा, तो उसको हम साख बोलेंगे। दूसरी बात यह है चेक किसको बोलते हैं? जो चेक माने कि वही जो देता है, मतलब लोगों को एक डायरेक्टली कागज़ में लिख करके दे देता है कि इतने लाख का ये या फिर इतने हज़ार का चेक दिया गया। चेक ऐसा कागज़ होता है जो जमाकर्ता के खाते से चेक पर किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष रकम भुगतान करने को आदेश दिया जाता है। और इनको क्या करते हैं? चेक से पैसे निकालने के लिए हमको बैंक से संपर्क करना पड़ता है। ऋण की शर्तों से आप क्या समझते हैं? तो ऋण की शर्त माने होता है ऋण लेने के लिए क्या क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो पहला है ब्याज दर, कितना % का ब्याज दर ले रहा है। दूसरी बात है संपत्ति। देखो, अगर हम ऋण लेंगे ना, बैंक से ऋण लेंगे, तो पहला है ब्याज दर, वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात संपत्ति का भी ब्यौरा देना पड़ेगा। और कागजात वगैरह की मांग करता है कि खेत वगैरह या किसी भी चीज़ का कागजात मांगता है, ताकि अगर भविष्य में उसका भुगतान न कर पाओ तो उसको जो है वो उसी से जो बैंक है वो ले सके, पैसे ले सके। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो ऋण की ये हो गया। अगला है ऋण के औपचारिक स्रोत। देखो ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है औपचारिक स्रोत, दूसरा है अनौपचारिक स्रोत। तो औपचारिक स्रोत जो बैंक वगैरह हो गया उसको औपचारिक स्रोत बोलते हैं। औपचारिक स्रोत क्या होता है? सरकार द्वारा नियंत्रित हो, तो इनके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे बैंक और सहकारी समिति। और अगला पॉइंट क्या हो गया? निरीक्षक उपलब्ध हो। निरीक्षक माने कौन हो गया? भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है ऋण के औपचारिक स्रोतों की कामकाज पर नज़र रखती है कि जो है कितना % जो है पर दे रहा है, ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। फिर कम ब्याज दर। देखो RBI का ये होता है ना कि ये चाहता है कि लोगों को कम ब्याज दर पर मिले। यह सामान्य ऋण के औपचारिक स्रोतों की अपेक्षा जो है ब्याज दर कम लेता है और इससे क्या है कि अनुचित शर्त नहीं लगाते और इनका उद्देश्य लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होता है।
आगे है ऋण के अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत में क्या आ गया, क्षेत्र में ऐसा संगठन आते हैं जो ऋणदाताओं की ऋण क्रियाओं का निरीक्षण नहीं करता, कोई भी निरीक्षण वगैरह नहीं होता है, और निरीक्षण अगर होता भी है ना तो ऐसा है कि वो गाली गलौज देकर के चल जाएगा। इसमें रिश्तेदार वगैरह हो गया, साहूकार वगैरह शामिल होता है। तो आगे है कि इसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इनमें सामाजिक कल्याण का कोई महत्व नहीं रहता। यह औपचारिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक ब्याज लेते हैं। आगे है यह ऊंची ब्याज दरों के अतिरिक्त अन्य कठोर शर्तें लगाते हैं। अगला है इनके अंतर्गत जो है छोटी छीट-फूट इकाइयां शामिल होती है और सरकार के नियंत्रण से बाहर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोशल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके एक बार देख लो, और इसके अलावा आप कौन सी वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।